Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs based on a chapter Work, Energy and Power, which is the 6th chapter according to NCERT syllabus. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. Without wasting time, let us start one by one. First question, a force F is equals to 5I plus 3J Newton is applied over a particle which displaces it from its origin to the point R is equals to twice I minus 1J meters. The work done on the particle is. These are the four options are given. Okay, so first of all, where is a particle? इट इज़ एट अ ओरिजिन. सबसे पहले कहाँ पे था पार्टिकल? ओरिजिन पे था. उसके बाद जब आप इतना फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस वक्त पार्टिकल कहाँ तक गया? यहाँ तक, इस पॉइंट तक. ओके, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कितने होना चाहिए? 0 0. और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होना चाहिए? इट इज़ अ 2 - 1. ओके, तो सिचुएशन कैसा होगा? देखिए, सिचुएशन इज लाइक दिस वन. Let us imagine that this is a Cartesian coordinate system in a 2 dimension. दिस वन इज द ओरिजिन. सबसे पहले पार्टिकल यहाँ पे था. जैसे ही आपने इतना फोर्स अप्लाई कर दिया तो पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. ओके, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट है -1. ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ है. ओके, लाइक दिस वन. तो ये डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो सिंपली हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज इक्वल्स टू, अगर आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा इट इज इक्वल्स टू सेम. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. फाइनल पोजीशन क्या है? इट इज अ ट्वाइस आई माइनस 1J. और इनिशियल पोजीशन क्या था? इट इज इक्वल्स टू 0I प्लस 0J. जब आप सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज फाइंड आउट करोगे आफ्टर कैलकुलेशन, यू फाइंड इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस I माइनस 1J. इतना आपको याद रखना है. दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर ओरिजिन के अलावा और कोई पॉइंट दिया होता उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना होता, वेक्टर सब्ट्रैक्शन. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. नाउ D इज इक्वल टू ट्वाइस I माइनस 1J. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स पता है. अब किस बात की देरी है? हमें फाइंड आउट करना है टोटल वर्क डन. सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो ये जो भी प्रोडक्ट है दिस इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, सॉरी डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो फोर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. इट इज इक्वल्स टू 5I प्लस 3J. इट्स अ 5I प्लस 3J. ओके, ये होगा एक ब्रैकेट में माइनस डिस्प्लेसमेंट कितना है? ट्वाइस I माइनस 1J. इट्स इक्वल्स टू ट्वाइस I माइनस 1J. ओके, ट्वाइस I माइनस 1J. ये हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ओके, अब सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है. सॉरी, दिस इज नॉट अ माइनस, दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट. ओके, सो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और J के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट. ओके, प्लस और माइनस. यहाँ पे देखिए 2 इंटू 5 इट इज इक्वल्स टू 10. और इसके बाद 3 इंटू माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3. सो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3. सो फाइनल आंसर जो भी आएगा इट इज इक्वल्स टू 7 10 माइनस 3. सो W इट इज इक्वल्स टू 7 जूल. Okay, so what is the correct answer? Correct answer is the C option is the correct one. Next question, a force of 5 Newton acts on a 15 kg body initially at rest. The work done by the force during the first second of motion of the body is. Okay, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन. यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं. हमें दिया है फोर्स जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन. उसके बाद उस बॉडी का मास दिया है विच इज इक्वल टू 15 kg. ओके, फोर्स की वैल्यू दिया है F इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन.
Okay, mass of that body is given which is equals to 15 kg. Okay, which is initially at rest. वो body कैसे था पहले? Initially at rest था. Okay, the work done by the force during the first second. जब 1 सेकंड कंप्लीट हो रहा है उस वक्त वर्क डन कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल्स टू एफ डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो दिस इज द फोर्स इन डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट. अब अगर जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो यहाँ पे हम सिंपली एफ इंटू डी ले लेंगे, उनके मैग्नीट्यूड. ओके, इट इज इक्वल टू एफ इंटू डी. व्हाट इज द डी? इट इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो सिचुएशन कैसा है? सिचुएशन देख लीजिएगा. यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जस्ट लाइक दिस वन. ओके, विच इज इनिशियल एट रेस्ट. इनिशियल एट रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. जब आप यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ऑब्वियसली इस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा. जो भी एक्सेलरेशन इस बॉडी का हो रहा है मान के चलिए दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए. ओके, तो 1 सेकंड में यानी टाइम की वैल्यू कितना? इट इज इक्वल टू 1 सेकंड. आफ्टर 1 सेकंड बॉडी जो भी है बॉडी में भी यहाँ तक आ गया. ओके, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बॉडी का? हम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे. इट इज इक्वल टू डी और स्मॉल एस. मैं डी से रिप्रेजेंट करता क्योंकि यहाँ पे हमने डी से रिप्रेजेंट किया है. ओके, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस या डी से इतना डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ए इज एक्सेलरेशन. ओके, एफ इज नथिंग बट द अप्लाइड फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू विच इट्स एक्सेलरेशन इज ए. और कितने टाइम के लिए हो रहा है? हम 1 सेकंड कंसिडर कर रहे हैं. हमें 1 सेकंड के वक्त उसका वर्क डन यहाँ पे पूछा है. ओके, so on the basis of this one we can write here displacement that is equals to d, it is equals to ut plus half a t square. ये एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन का s is equals to ut plus half a t square, वही फॉर्मूला है. ओके, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ut. लेकिन इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0 है. देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आना चाहिए? इट इज इक्वल्स टू हाफ a t square. What is the a? Acceleration है. Okay, acceleration किसी भी बॉडी का कैसे निकाल सकते हैं आप? It is equals to force per unit mass. So substitute the values of that one. In this case, it is equals to 1/2. फोर्स की जगह पे सॉरी एक्सेलरेशन की जगह पे मैं फोर्स पर यूनिट मास ले रहा हूँ इनटू टी स्क्वायर. ओके, सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू. सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू, ये जो भी स्टार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसकी वैल्यू यहाँ पे सबस्टिट्यूट करना है. ओके, सो देयरफॉर W दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन, इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है. फोर्स को मैं एज इट इज लिखता हूँ. ओके, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितना होगा? इट इज इक्वल्स टू 1/2 F अपॉन M इनटू टी स्क्वायर. ओके, सो इट इज इक्वल्स टू F स्क्वायर अपॉन 2M इनटू टी स्क्वायर. दिस इज इक्वल्स टू F स्क्वायर अपॉन twice m into t square. ओके, अब क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं. मास की वैल्यू है 15. ओके, f की वैल्यू है 5. सो f का स्क्वायर होगा 25 अपॉन 2 इंटू m यानी 2 इंटू 15 इट इज इक्वल टू 30. ओके, टाइम की वैल्यू कितना है? 1 सेकंड है. सो यहाँ पे 1 सेकंड आएगा. सो 25/30 ये फाइनल आंसर होना चाहिए. अगर इसको हम थोड़ा यहाँ पे रीएडजस्टमेंट करते हैं तो बिकम अ 5/6. दिस इज अ वर्क डन. इट्स देयरफॉर इट्स यूनिट इज इक्वल्स टू जूल. तो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. Next question. A body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of force of 5 Newton. If the work done is 25 joule and the angle which the force makes with the direction of motion of the body is. Okay, so यहाँ पे देखिए सिचुएशन कैसा है. यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये सरफेस. ओके, तो इस सरफेस के ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया लाइक दिस वन. ये ऑब्जेक्ट है. अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है. जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है इट इज अप्लाइंग इन दिस डायरेक्शन.
ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। अब इस फोर्स के कारण, ओके, इस फोर्स के कारण अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ तक, सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एस। ओके, इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, इतना डिस्प्लेसमेंट है, और इन दोनों में अगर डायरेक्शन देखते हो तो डायरेक्शन, सॉरी, इन दोनों में एंगल अगर देखते हो तो एंगल इज इक्वल टू, लेट अस इमेजिन दैट थीटा। ओके, अब इस फोर्स के कारण कितना वर्क डन होगा, तो आंसर है वर्क डन इट इज इक्वल टू एफ डॉट एस। ओके, एफ डॉट प्रोडक्ट विद द एस, एस इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो हमें इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इनटू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ओके, सो वर्क डन इट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। Okay, where theta is the angle between force and displacement. So on the basis of this one, here we can write cos of theta, it is equals to work done upon Fs. Okay, कितना वर्क डन हो रहा है 25 जूल, कितना फोर्स की वैल्यू एक्ट हो रहा है 5 न्यूटन, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मैग्नीट्यूड दिया है 10, okay, 10 meter. So substitute all these values. After substituting value of work done, it is equals to 25 joule upon 5 newton multiplied by 10. Okay, so ये हो जाएगा 25 upon 50. It is equals to 1/2. अब देखिए cos of which angle is equals to 1/2? cos of theta it is equals to 1/2 होना चाहिए। ओके, सो थीटा की वैल्यू कितना होना चाहिए, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि cos of 60 इज इक्वल्स टू 1/2 होता है। सो देयरफॉर ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, इट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a force acts on a 30 gram particle in such a way that the position of the particle as a function of time is given by x is equals to 3t minus 4t square plus t cube, where x is in meters and t is in seconds. The work done during the first 4 seconds is, we have to find out the work done during first 4 seconds. Okay, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है कि पोजिशन इट इज डिपेंड्स ऑन टाइम, it is a function of time. So on the basis of this one we can find out the velocity. Okay, so velocity is what, velocity is nothing but the rate of change of position with respect to time. Okay, substitute the value of x which is given, so therefore d dt of x की वैल्यू कितना है, it is equals to 3t minus 4t square plus t cube. Okay, दिस इज नथिंग बट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल रहा है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सो डेरिवेटिव ऑफ 3t की वैल्यू कितना आना चाहिए, 3 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 4t स्क्वायर की वैल्यू आना चाहिए 8t, डेरिवेटिव ऑफ t क्यूब की वैल्यू आना चाहिए, इट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ओके, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 3 माइनस 8t प्लस 3t स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन। ओके, वर्क डन के लिए हम एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क डन इट इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सॉरी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है, सो इट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी, 1 मिनट, हाफ एम इंटू वी 4 स्क्वायर यानी 4th सेकंड में, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। ओके, इट इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे हमें v4 फाइंड आउट करना है यानी 4th सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है और 0 सेकंड जब था टाइम उस वक्त की वेलोसिटी कितना है, सो इसके बेसिस पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो v नॉट
टाइम की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 0, सो देयरफॉर ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, सो वी नॉट की वैल्यू कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड। ओके, उसी तरह हम V4 फाइंड आउट करते हैं, तो V4 की वैल्यू कितना आना चाहिए, ये पहले इसमें 3 आएगा एज इट इज, यहाँ पे हमें 4 सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, सो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 इट इज इक्वल्स टू 32, ओके, प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 4 का स्क्वायर होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल्स टू, ये आना चाहिए 48। ओके, सो इट इज इक्वल्स टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 19 मीटर पर सेकंड। अब दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, उससे पहले हाफ m हम कॉमन निकाल लेते हैं, सो 1/2 m को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में V4 स्क्वायर यानी 19 का स्क्वायर माइनस V0 स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। ओके, सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m, इट इज इक्वल टू 1/2, m की वैल्यू होगा 30 ग्राम है, सो इट इज इक्वल टू 0.03 इंटू 19 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। Okay, after solving this we get final answer, it is equals to 5.28, that is nothing but the joule, work done है joule, so 5.28 इतना वैल्यू आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो यहाँ पे देखिए आप, हर एक प्रॉब्लम हम डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम है, हमें अलग अलग तरीका यूज करना पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने सिंपल वर्क एनर्जी फॉर्मूला यूज किया है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर पार्टिकल का मोशन हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। सो ये आ गया उसका आंसर 5.28 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg at rest is acted upon simultaneously by two forces 4 Newton and 3 Newton at right angles to each other. Okay, the kinetic energy of the body at the end of 10 seconds is very interesting. बहुत बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक पार्टिकल है जिसका मास है 10 kg। ओके, उस पार्टिकल के ऊपर एट ए टाइम दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक फोर्स की वैल्यू है 4 न्यूटन, दूसरे फोर्स की वैल्यू है 3 न्यूटन। ये दोनों फोर्सेस में का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, मान के चलिए कि पार्टिकल ये यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, इस पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं हम, और दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। ओके, ये दोनों फोर्स, एक फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा फोर्स अलोंग वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मान के चलिए इट इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इट इज इक्वल टू 3 न्यूटन। ओके, सो 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। अब पार्टिकल कहाँ पे जाएगा, तो पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा, रिजल्टेंट जो भी फोर्स एक्ट होगा, तो उसी डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होना चाहिए। ओके, अब ये रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एफ से। सो कैपिटल एफ दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ दिस टू, और ये दोनों कैसे एक में को परपेंडिकुलर है, तो नेट फोर्स हम डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए। नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 square. So this is equals to under root of 16 plus 9. It is equals to under root of 25, which is equals to 5. तो नेट फोर्स कितना आ गया, 5 न्यूटन। सो इस पार्टिकल के ऊपर अब हम एक ही फोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन। ओके, अब इस पार्टिकल का मास कितना है, मान के चलिए द मास ऑफ द पार्टिकल इज m। उस पार्टिकल के ऊपर कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, f। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, इट इज इक्वल्स टू 10 kg। What is the value of F? It is equals to 5 Newton. Okay. अब on the basis of this one, we can find out the acceleration. So acceleration of that particle, it is equals to force upon mass. Okay. Force की value है 5 Newton upon mass है 10. So this is equals to 0.5, which is nothing but the 1/2. ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर इतना ये आएगा। ओके, एक्सेलरेशन हमारा फाइंड आउट हो चुका है। ओके,
अब इस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, उस फोर्स के कारण उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हो रहा है। एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली बढ़ते जाएगा और जब 10 सेकंड होंगे उस वक्त उस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। लेट अस इमेजिन दैट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू v, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू u व्हिच इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, क्योंकि पार्टिकल कहाँ पे था, रेस्ट पोजिशन पे था। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसका एक्सेलरेशन a, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी इज u, फाइनल वेलोसिटी इज v, एक्सेलरेशन इज a एंड टाइम इज t। ओके, क्या आपको टाइम की वैल्यू पता है? यस पता है, इट इज इक्वल टू 10 सेकंड। क्या एक्सेलरेशन पता है? अभी फाइंड आउट किया है। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है। ओके, सो इसके बेसिस पे इन 4 पैरामीटर में एक इक्वेशन आता है, दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at। ओके, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितना होगा, u की वैल्यू 0 प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 सेकंड। सो वेलोसिटी फाइनल आफ्टर 10 सेकंड इट विल बिकम अ 50 मीटर पर सेकंड। ओके, दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी पता चल चुका है हमें, फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10th सेकंड इट इज इक्वल्स टू, सो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर 10th सेकंड इट इज इक्वल्स टू कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 1 मिनट, m इंटू वी स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 m, इट इज अ मास विच इज इक्वल्स टू 10 kg। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है, इट इज इक्वल टू 50, सो इट इज इक्वल टू 50 स्क्वायर। ओके, 50 स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा ओके, यहाँ पे हमारा गलत हो गया है, तो ये होगा सिर्फ 5 नॉट 50, ये भी होगा 5, सॉरी। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर। ओके, सो इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू 25 होगा। ओके, सो ये कितना आना चाहिए, इट इज इक्वल टू 125, इसका फाइनल आंसर होना चाहिए। सो 125 जूल। यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, इट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, इट इज नॉट इक्वल टू 50। ओके, सो 1/2 इंटू 5, 10 इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर होगा 25, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 125 जूल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। Next question, a force F is equals to 5I plus 4J Newton acts on a body and produces a displacement S is equals to 6I minus 5J plus 3K meter. The work done will be, वर्क डन कितना होगा? ओके, सो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है, वर्क डन इट इज इक्वल्स टू F डॉट S, एंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। ओके, सो देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू, फोर्स की वैल्यू आपको पता है, इट इज इक्वल्स टू गिवन 5I प्लस 4J। सो फोर्स की वैल्यू है 5I प्लस 4J। ओके, डॉट प्रोडक्ट विद द डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 6I माइनस 5J, 6I माइनस 5J प्लस 3K। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल सॉल्व होता है, डायरेक्ट I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस J के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट प्लस K के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। अब यहाँ पे K का कोएफिशिएंट नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है 0 होना चाहिए। ओके, I के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट यानी 6 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 30 प्लस 4 इंटू माइनस 5, 4 इंटू माइनस 5। ओके, सो इट इज इक्वल टू माइनस 20। ओके, प्लस कितना होना चाहिए, यहाँ पे कोएफिशिएंट K का 0 है, 0 इंटू 3 0 प्लस 0। सो यहाँ पे वर्क डन जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू 30 माइनस 20, दिस विल बिकम अ 10। सो वर्क डन की वैल्यू का 10 जूल। ओके, सो दिस इज द वर्क डन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
a particle is acted upon by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. The motion of the particle takes place in a plane. It follows that first option is its velocity is constant, its acceleration is constant, its kinetic energy is constant, it moves in a straight line. ओके क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, थोड़ा सोचिए. जैसे कि हमें मोशन इन अ प्लेन में सर्कुलर मोशन का स्टडी किया था, और सर्कुलर मोशन में अगर आपने ध्यान दिया होगा, अगर कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, ओके जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल के ऊपर हमेशा एक फोर्स एक्ट हो रहा है. कौन से डायरेक्शन में? इट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है? इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. अब यहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रहा है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर. तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर देखते हो और इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स देखते हो, तो इन दोनों में हमेशा एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. यानी फोर्स जो भी एक्ट हो रहा है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, सर्कुलर मोशन में हमने ये भी देखा था कि अगर वो पार्टिकल के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होता है, तो वो जो भी मोशन होगा दैट इज नथिंग बट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो भी वर्क डन होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 0. उसकी वेलोसिटी जो भी होता है, इट इज ऑलवेज चेंजेस. और जो भी एक्सेलरेशन होगा दैट इज नथिंग बट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. एक बार मैं रिपीट करता हूँ. जैसे जैसे इस पार्टिकल के ऊपर जो भी फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर वो फोर्स की वैल्यू हमेशा परपेंडिकुलर होता है टू द वेलोसिटी, तो उस पार्टिकल का मोशन जो भी होगा, इट इज 100% सर्कुलर मोशन, नो डाउट. ओके, वो कौन सा मोशन होना चाहिए? सर्कुलर मोशन होना चाहिए. अगर सर्कुलर मोशन होता है तो वर्क डन की वैल्यू कितना होना चाहिए? 0. वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होगा. एक्सेलरेशन अगर बात करते हो, उसका डायरेक्शन भी हमेशा चेंज हो रहा है. अगर पार्टिकल यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, पार्टिकल यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा. लेकिन यहाँ पे कौन सी वैल्यू उसका चेंज नहीं होता उस पार्टिकल का? तो उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो पार्टिकल उसका स्पीड कांस्टेंट होता है. स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट वन, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये होगा, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ये होगा. ये हमेशा वेलोसिटी कैसे होता है? टेंजेंशियल होता है. उसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है. इट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है किसी भी पार्टिकल के ऊपर, तो उस पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होगा. ये चीज हमेशा आपको याद रखना है. ओके, तो इसका आंसर होगा इट्स काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट. Next question. A particle moves from position R1 is equals to 3I plus twice J minus 6K to position R2 which is equals to 14I plus 13J plus 9K under the action of force 4I plus J plus 3K Newton. The work done will be, okay, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला है इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब आपको सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है. ओके, फोर्स की वैल्यू उन्होंने दे दिया. पार्टिकल कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है? फ्रॉम पोजिशन दिस वन R1 टू द पोजिशन R2. ओके, पहले R1 पे पार्टिकल था, वो R2 पोजिशन पे चेंज हो गया. तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस वन. अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे लेता हूँ, पहले मान के चलिए पार्टिकल यहाँ पे था. ओके, उसके बाद पार्टिकल यहाँ पे आ चुका है. सो ये जो भी था पार्टिकल, दिस वन, इट इज नथिंग बट द R1. ओके, और ये जो भी था अभी फाइनल यहाँ पे आ चुका है. ओके, सबसे पहले उसका पोजीशन वेक्टर था R1, उसके बाद उसकी पोजीशन वेक्टर हो चुका है R2. सो पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हुआ है. ओके, सो दिस इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर. हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है ये पोजीशन वेक्टर. कौन सा? ये वाला, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. ओके, ये कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल, हियर वी कैन फाइंड आउट द displacement vector. It is equals to R2 minus R1. ट्राइंगल लॉ का यूज करके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 minus R1. ओके,
तो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। R2 की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 14i प्लस 13j, 14i प्लस 13j प्लस 9k। ओके, ये हो गया R2। माइनस R1 करना है, माइनस R1 की वैल्यू कितना है 3i प्लस ट्वाइस j माइनस 6k। ओके, सो इसको सॉल्व कर लीजिए। 14 माइनस 3 इट इज इक्वल टू 11i, ओके, प्लस 13 माइनस 2 अगेन इट इज इक्वल टू 11j, ओके, 9 minus minus become a plus 6, 9 plus 6 it is become a 15k। ओके, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू। ओके, फोर्स की वैल्यू कितना है 4i प्लस j प्लस 3k। ओके, अब इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर वर्क डन इट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, इट इज इक्वल्स टू 4i प्लस j प्लस 3k, ओके, इनटू डॉट प्रोडक्ट विथ दिस डिस्प्लेसमेंट इट इज इक्वल टू 11i प्लस 11j प्लस 15k। ओके, सो सिंपली i के जो भी कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट, j के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट और k के कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट। सो यहाँ पे 44 प्लस, अब j के कोएफिशिएंट कितने हैं, सो इट इज इक्वल टू j का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 11 प्लस 11 प्लस 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 45। इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 55 प्लस 45 इट इज इक्वल टू 100 जूल। सो दिस इज द वर्क डन। सो 100 जूल, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। Next one, a force F is equal to 6i plus twice j minus 3k acts on a particle and produces a displacement of S is equal to twice i minus 3j plus xk. If the work done is 0, the value of x is, okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो फोर्स की वैल्यू कितना है, दिस इज द फोर्स, वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 6i प्लस ट्वाइस j माइनस 3k, ओके, डॉट प्रोडक्ट विथ s की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू ट्वाइस i माइनस 3j प्लस xk। दिस इज इक्वल्स टू, ओके, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होगा 12 प्लस माइनस इट इज इक्वल टू 6 माइनस 3x, ओके, और वर्क डन की वैल्यू कितना है 0 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3x, therefore 3x is equals to 6. This implies that x is equals to 2. तो x की वैल्यू आना चाहिए 2, तो D ऑप्शन इज करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन of this video. A 50 kg man with 20 kg load on his head climbs up 20 steps of 0.25 meter height each. यानी हर एक स्टेप्स का हाइट कितना है 0.25 मीटर और कितने स्टेप्स है 20। द वर्क डन इन क्लाइंबिंग इज, तो कितना वर्क डन लगेगा, ओके, तो उसको पूरा चढ़ने में। तो यहाँ पे टोटल मास की वैल्यू कितना होना चाहिए, टोटल मास इट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 50, ओके, इट इज इक्वल्स टू 70 kg की टोटल मास होना चाहिए। कितना हाइट वो ट्रैवल कर रहे हैं, सो यहाँ पे हाइट ट्रैवल होगा टोटल इज इक्वल्स टू 20 स्टेप्स है और हर स्टेप का विड्थ है और हाइट है इट इज इक्वल्स टू 0.25 मीटर। हर स्टेप की हाइट कितना है 0.25 मीटर। सो इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, दिस इज इक्वल्स टू 5 मीटर, ओके। अब ये जो भी हो रहा है ये ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हम ले लेंगे, इट इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, okay, so you know the mass, you know the height, you know the acceleration due to gravity.
अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। सो वर्क डन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, तो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू mgh। सो देयरफॉर वर्क डन इट इज इक्वल्स टू m की वैल्यू हो गया 70 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 और h की वैल्यू जो भी है इट इज इक्वल्स टू 5, सभी ऐसा यूनिट में है। सो वर्क डन की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 3430 जूल। ओके, 3430 जूल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। तो बच्चों ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसमें हमने बहुत ही इजी लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। आपने देखा होगा कि सभी इसमें जो भी फोर्स एक्ट हो रहा था वो फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट था थ्रू आउट द मोशन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हमें देखना है वेरिएबल फोर्स की वजह से वर्क डन की वैल्यू कैसे होता है और उसके ऊपर किस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।